नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर है आतंकी हमले का खतरा, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के चुनावी माहौल में निशाना बनाए जाने की साजिश का खुलासा हुआ है। प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़ी संस्था जस्टिस फॉर सिख के प्रमुख गुरपतवंत सिंह द्वारा प्रधानमंत्री के चुनावी सभाओं सहित अन्य कार्यक्रमों के दौरान उनके खिलाफ अशोभनीय हरकत की योजना बनाई गई है, जिससे संगठन की इस हरकत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सके। इसकी आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई है। दोस्तों बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली तमाम चुनावी जनसभाओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पहले से और ज्यादा मजबूत और चाक चौबंद की जा रही है। इसके मद्देनजर केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि आईबी की सेंट्रल यूनिट लगातार बिहार यूनिट के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस महामारी की पॉजिटिव पाई गई, ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस महामारी की पॉजिटिव पाई गई है। उनकी इस महामारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बुधवार शाम में ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से इस महामारी के टेस्ट कराने की अपील की है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा कि यह कभी कभी ही होता है जब मुझे कुछ ऐलान करते वक्त शब्द खोजने हो, इसलिए मैं इसे साधारण रखती हूँ। मैं इस महामारी से संक्रमित पाई गई हूँ और जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे विनती है कि अपना टेस्ट जरूर करवा लें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे में जॉब दिलाने के नाम पर हो रही है ठगी, रेल मंत्रालय ने किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, इस महामारी में लोग नौकरियां जाने से परेशान है और इसी बीच रेलवे में नौकरियों के नाम पर युवा ठगी के शिकार हो रहे हैं। अब दोस्तों भारतीय रेलवे ने नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा फर्जीवाड़ा करने वालों की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दोस्तों रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि फर्जी नौकरी देने वालों की शिकायत करने के लिए 182 डायल करें। रेलवे में जॉब के नाम पर ठगी करने वालों से बचे। रेलवे में नौकरी देने का आपको कोई भी लुभावना ऑफर देता है तो आप उसकी तुरंत शिकायत कर दें। साथ ही रेलवे में नौकरी से संबंधित सही जानकारी के लिए आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rrcb.gov.in पर ही जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर आरोप, पत्र में किया 400 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य में कुछ लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में दावा किया कि यह भ्रष्टाचार 300-400 करोड़ रुपए तक का है। फडणवीस ने पत्र में कहा कि कुछ राज्य मंत्रियों ने पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा कर्मियों को स्थायी करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों के बाद कुछ ऑडियो क्लिप सामने आए हैं जिनमें कुछ लोग कर्मचारी को स्थायी करने के लिए 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की मांग कर रहे हैं। यह घोटाला 300 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए तक का है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, पटना रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिहार से अब लालटेन अंधेरा खत्म हो चुका है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी सभा को संबोधित किया। दोस्तों उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके चुनाव चिन्ह पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अब लालटेन का राज खत्म हो चुका है और यहां पर अब कमल विकास करेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का चुनाव चिन्ह लालटेन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, डिप्टी सीएम का आया बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने इस महामारी के बाद बंद चल रहे स्कूलों को अभी और बंद रखने का फैसला लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। सिसोदिया ने कहा कि सभी स्कूल अगले आदेश तक दिल्ली में बंद रहेंगे। दोस्तों मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस महामारी के मामले चिंताजनक बढ़ रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों के मन में इसको लेकर कई सवाल हैं। उन्होंने कहा कि जो भी अभिभावक और छात्र मिलते हैं वह सभी अभी स्कूल खोलने की मना कर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पराली जलाने से दिल्ली में 23% प्रदूषण, हवा चलने के बाद भी नहीं मिली राहत। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण की समस्या गहराने लगी है। दिल्ली में बुधवार को हवा चलने के बाद भी राहत नहीं मिली और प्रदूषण का स्तर बेहद खराब कैटेगरी में बना रहा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऐप सफर के मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 का स्तर फिलहाल 331 है। आसपास के राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली NCR की हवा लगातार खराब हो रही है। सफर ऐप के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में PM 2.5 के बढ़ते स्तर के लिए पराली जलाए जाना 23% जिम्मेदार था, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, सोमवार को यह 16%, रविवार को 19% और शनिवार को 9% था। सफर के मुताबिक सोमवार को पड़ोसी राज्यों में खेतों में आग लगाने की 1943 घटनाएं हुई, जो इस सीजन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच आई अच्छी खबर, स्टडी में सामने आए नतीजे। जी हां दोस्तों, एक नए अध्ययन में पता चला है कि हमारे खांसने अथवा छींकने के बाद हवा के संपर्क में आने वाले एरोसोल माइक्रो ड्रॉपलेट्स यानी कि हवा में निलंबित अति सूक्ष्म बूंदें इस महामारी संक्रमण के फैलाने के लिए खास जिम्मेदार नहीं होती है। जर्नल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक बंद स्थान में SARS-CoV-2 का एरोसोल प्रसार खास प्रभावी नहीं होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने एक बयान में कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर आता है जहां कुछ ही देर पहले कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसे इस महामारी का संक्रमण है, उसे हल्के लक्षण थे, तो उस व्यक्ति के संक्रमण की जद में आने की आशंका बेहद कम होती है। उन्होंने कहा कि यह आशंका और भी कम होती है जब वह व्यक्ति केवल बात ही कर रहा हो। अध्ययन में कहा गया है कि SARS-CoV-2 के प्रसार पर हमारे अध्ययन ने दिखाया कि एरोसोल प्रसार संभव है, लेकिन यह ज्यादा प्रभावी नहीं है। खासतौर पर बिना लक्षण वाले या फिर कम लक्षण वाले संक्रमण के मामले में तो यह बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत में इस महामारी के संक्रमण के आंकड़े 80 लाख को पार कर गए हैं, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,20,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 16,54,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं इसके बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। वैसे दोस्तों पूरे देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो पूरे देश में कुल एक्टिव केस 6,11,000 ही रह गए हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 4,40,00,000 हो गया है। वहीं दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 11,67,000 को पार कर गई है। दोस्तों पूरी दुनिया में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में अब तक इस महामारी के 88,51,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा भी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में ही है। अमेरिका में अब तक 2,26,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की वजह से जान गंवा चुके हैं। दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 54 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, पेरू, साउथ अफ्रीका, ईरान, इटली, चिली, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेरर फंडिंग के खिलाफ NIA की बड़ी कार्यवाही, जम्मू कश्मीर में कई जगह छापेमारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने श्रीनगर और बड़गांव में टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। एक साथ 10 स्थानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा एक जगह बेंगलुरु में भी छापेमारी की गई है। NIA ने 10 अगस्त 2020 को इस बाबत केस भी दर्ज किया था। दोस्तों वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कार्रवाई पर सवाल उठाया।
एनआईए को जानकारी मिली थी कि कथित एनजीओ और ट्रस्ट के जरिए विदेशों से धन जुटाया जा रहा है और यह धन आतंकवाद को पोषित करने के लिए खर्च किया जा रहा है। एनआईए की टीम के साथ स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान भी छापेमारी के दौरान रहे। दोस्तों, एनआईए की टीम ने खुर्रम परवेज अहमद मटका और उसके सहयोगियों के निवास कार्यालय पर छापेमारी की। इसके अलावा बेंगलुरु स्थित स्वाति शेषाद्री एसोसिएट फर्म के ऑफिस पर छापेमारी की गई। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने छापे राजनीति से प्रेरित बताए। उन्होंने कहा कि लोगों को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी यह कार्यवाही करवा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लव जिहाद के खिलाफ सरकार ने नहीं बनाया कड़ा कानून, इसलिए गई निकिता की जान, विभिन्न नेता ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विहिप ने सरकार से कहा था कि वो लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाए, लेकिन हरियाणा में ऐसा कोई कानून नहीं है। इसी वजह से फरीदाबाद की बेटी निकिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, सुरेंद्र जैन ने निकिता तोमर की मौत को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुए कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद सरकार से पहले ही लव जिहाद मामले में कठोर कानून बनाने की मांग कर चुकी है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस तरह के कानून को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए पिछले 24 घंटे और अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटे की। तो दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहा। हालांकि केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोवा के साथ साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के कुछ हिस्सों में बहुत हल्की बारिश हुई है। दिल्ली प्रदूषण में कुछ हद तक सुधार हुआ है। हालांकि वायु गुणवत्ता सूचकांक सेहत के लिए अनुकूल स्तर पर अभी भी नहीं पहुंच पाया है। वहीं दोस्तों, आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो आने वाले 24 घंटे के दौरान लंबे इंतजार के बाद उत्तर पूर्वी मानसून आज दक्षिणी प्रायद्वीप में दस्तक दे सकता है। हालांकि देश के 5 सब डिवीजन को बारिश देने वाले इस मिनी मानसून की शुरुआत कमजोर होगी। दोस्तों, केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी सभी भागों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, 2 दिन की गिरावट के बाद सोने में फिर आई तेजी, चांदी भी हो गई है महंगी। जानिए क्या है आज के दाम। जी हां दोस्तों, गोल्ड लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद आज संभल गया है। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में 188 रुपए का उछाल दर्ज किया गया। इस दौरान चांदी की कीमतों में भी तेजी आई है। दोस्तों, 1 किलोग्राम चांदी के दाम 342 रुपए तक बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी शेयर बाजार में गिरावट और डॉलर में कमजोरी से सोने में तेजी देखी जा रही है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 59 रुपए गिर गया था। वहीं दोस्तों, चांदी 743 रुपए कमजोर रही थी। फिलहाल की बात की जाए तो दोस्तों, फिलहाल से दिल्ली सराफा बाजार में सोना 188 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 51,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों, चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 342 रुपए बढ़कर 62,712 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत ने चीन से वापस छीना तवांग का यह हिस्सा, अब घर में घुसकर हो सकेगी मार। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन के कब्जे से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जमीन वापस ले ली है। 34 वर्षों बाद भारत ने अरुणाचल प्रदेश में सुमदोरोंगचू फ्लैग पॉइंट के पास 202 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। इस जमीन पर चीन की वर्षों से नीयत खराब थी। 1986 में इसी जमीन को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। तब दोनों देशों की सेनाएं 8 महीने तक आमने सामने रही। उस समय इस क्षेत्र में 200 भारतीय सैनिक तैनात रहे। दोस्तों, सुमदोरांचू अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में बहने वाली नदी है। यह नामकाचू और न्यासजंगचू के संगम स्थल से उत्तर पूर्वी की ओर बहती है। दोस्तों, चीन सेना ने 1986 में इसी नदी के तट पर सुंगलोरो लादर्रे के पास 202 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान सुमदोरोंगचू विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय के
वीसी योगेश त्यागी हुए निलंबित, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश त्यागी को निलंबित कर दिया है। उनके स्थान पर प्रति कुलपति पीसी जोशी को कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को कथित प्रशासनिक त्रुटियों के मामले में कुलपति योगेश त्यागी के खिलाफ जांच शुरू करने की भी मंजूरी दे दी है। जांच पूरी होने तक त्यागी अवकाश पर रहेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, योगेश त्यागी 2 जुलाई को आपातकालीन चिकित्सा परिस्थितियों में एम्स में भर्ती होने के बाद से अवकाश पर हैं। उनकी अनुपस्थिति में सरकार ने 17 जुलाई को त्यागी के वापस लौटने तक प्रति कुलपति पीसी जोशी को कुलपति का प्रभार सौंप दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार वोटिंग शाम 5 बजे तक 52.24% वोटिंग हुई। 2010 के मुकाबले 1% ज्यादा, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 3% रही कम। जी हां दोस्तों, बिहार में कल पहले फेज में 31 सीटों पर वोटिंग हुई। दोस्तों, शाम 5 बजे तक करीब 52% मतदान हुआ। इन 71 सीटों पर 2015 विधानसभा चुनाव में 54.94% वोट पड़े थे। लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर 53.54% वोट डाले गए थे। 2010 के मुकाबले विधानसभा चुनाव में इन पर 50.67% वोटिंग हुई थी, यानी कि इस बार वोटिंग 2015 के मुकाबले करीब 3% कम और 2010 के मुकाबले 1% ज्यादा है। दोस्तों, वोटिंग के दौरान भोजपुर में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सहलोजी गांव में बूथ कैप्चरिंग को लेकर 2 प्रत्याशियों में खूनी झड़प हुई। इसमें 6 लोग घायल हुए और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, OnePlus ने पेश किए अपने सबसे सस्ते स्मार्टफोन्स। जानिए प्राइस और स्पेसिफिकेशंस। जी हां दोस्तों, OnePlus के स्मार्टफोन मार्केट में खास तौर पर अपने कैमरा के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, कंपनी ने अपने मिड रेंज टी सीरीज के साथ ही अपने अफोर्डेबल स्मार्टफोन सीरीज OnePlus Nord को पेश किया है, जो कि यूजर्स के बीच काफी पसंद किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ कंपनी ने अपनी सबसे सस्ती रेंज के 2 और स्मार्टफोन OnePlus Nord N10 5G और Nord N100 हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों, दोनों नए स्मार्टफोन एक होल पंच डिस्प्ले डिजाइन के साथ आते हैं, जो कि OnePlus 8T के समान दिखता है, जो अभी कुछ हफ्ते पहले ही अनावरण यानी कि लॉन्च हुआ था। दोस्तों, OnePlus Nord N10 5G और Nord N100 दोनों ही ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आते हैं और स्टीरियो स्पीकर पेश करते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन Android 11 पर आधारित Oxygen OS पर रन करते हैं। दोस्तों, इनकी कीमतों की बात की जाए तो इनकी कीमत 32,000 रुपए और 17,000 रुपए है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे प्राचीन बैंक का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों, अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा और आप हर खबर से हमेशा अपडेट रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।